अध्याय 3841। एक बेहतरीन अंत, एक बेहतरीन शुरुआत। उसने कैसी भयानक इच्छाशक्ति रची? काले गरुड़, काले प्रेत। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विशाल और दुष्ट उपस्थिति गरुड़ जाति का एक अंधकार में प्रेत था। ये रहस्यमयी अंधेरे में विचरण करता रहा और स्वाभाविक रूप से आदिकालीन अंधेरी चेतना को जन्म दिया। ये प्राचीन काल से चली आ रही एक प्राचीन अंधेरी उपस्थिति की तरह थी। इसने एक प्राचीन अंधेरी आभा बिखेरी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस उपस्थिति को देख ले तो वह दूषित हो जाएगा। यहां तक कि आर्वेस, नैन्सी, यू हुआंग और प्रकाश ब्रह्मांड के ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाओं को भी उस समय बहुत उत्तेजना मिली जब उन्होंने डार्क गरुड़ रेस से अंधेरे प्रेत को देखा। वान टैंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। एक कारण तो यह था कि वह अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर पाया क्योंकि उसके पास 5वीं श्रेणी का आदिम अंधकार में चेतना था। दूसरा कारण यह था कि उसके पास 5वीं श्रेणी का सबसे शुद्ध आदिम चेतना था। इच्छाशक्ति के मामले में वान टैंग शैतानी दिमाग वाले काले प्रेत जियाओ जी से कमजोर नहीं था, जिसने डार्क गरुड़ जाति के शरीर को अपने वश में कर रखा था। उफ! वान टैंग ने राहत की सांस ली। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक गहरी काली चमक चमक उठी। यह अंधेरा और भयावह था। सौभाग्य से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में मौजूद आदिम अंधकार में चेतना को दबा लिया। अगर ऐसा न होता तो आर्विस, नैन्सी और बाकी लोगों ने इसे देख लिया होता। आदिकालीन अंधकार चेतना 26,500 बटा 50,000, 5वां रैंक। शैतानी कवच इच्छा 25,000 बटा 40,000, 4थी श्रेणी। फैंटास्मा कॉन्शियस 14,500 बटा 40,000, 4था रैंक। आलसी धुंध सचेत 12,500 बटा 40,000, 4था रैंक। विशालकाय प्रेत की इच्छा 16,000 बटा 40,000, 4था रैंक। डेविल रॉकवेल 15,000 बटा 40,000, 4था रैंक। डेविल मॉथविल 12,000 बटा 40,000, 4था रैंक। शैतान ज्वाला इच्छा 13,200 बटा 40,000, 4था रैंक। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और अचानक उसे एक अजीब सी उपलब्धि और संतुष्टि का एहसास हुआ। मुख्य बात यह थी कि यह तो हद हो गई। उसे एक साथ इतनी सारी अंधकार में चेतनाएं प्राप्त हुई। आदिकालीन अंधकार में चेतना के अलावा बाकी सभी चौथे क्रम पर थी। 5वीं रैंक शाश्वत स्टेज मार्केस के बराबर थी। 4थी रैंक शाश्वत स्टेज मार्केस के बराबर थी। जब तक ये शाश्वत स्तर पर था, ये शक्तिशाली था। ये शाश्वत स्तर से नीचे की किसी भी चीज को लगभग नष्ट कर सकता था। इससे ये पता चलता है कि इच्छाशक्ति कितनी भयानक थी। विभिन्न जातियों के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की इच्छाशक्ति वाकई असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बन पाए। इसके अलावा जिस बात ने वान टैंग का ध्यान आकर्षित किया वो ये थी कि ये चेतनाएं अंधकार में चेतनाओं की तरह लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे भिन्न थीं। उदाहरण के लिए डेविल आमा की इच्छा और डेविल रॉक की इच्छा दोनों ही अविनाशी थीं। एक ही स्तर पर इन दोनों इच्छाओं को प्रभावित करना कठिन था। डेविल आमा की चेतना धातु गुण की ओर झुकी हुई थी, जबकि डेविल रॉक की चेतना पृथ्वी गुण की ओर झुकी हुई थी। हालांकि दोनों में थोड़े अंतर थे। इसके अलावा उसे जो फैंटास्म कॉन्शियस मिला था वो एक भ्रम था। इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल था और ये दुश्मन को भी भ्रम में डाल सकता था। ये परेशानी भरा था। यदि वो इच्छा शक्ति से प्रभावित होता तो दूसरा पक्ष बिना कुछ किए ही जीत जाता। इसके बाद आलसी धुंध चेतन के पास आलसी धुंध की शक्ति थी। ये दुश्मन को सुस्त कर सकती थी और बिना लड़े ही उसे वश में कर सकती थी। उस विशालकाय प्रेत की इच्छाशक्ति में एक भयानक इच्छाशक्ति समाहित थी। अगर यह इच्छाशक्ति होती भी तो ये दुश्मन की इच्छाशक्ति को हिला सकती थी और उसे नष्ट भी कर सकती थी। ये शैतानी ज्वाला इच्छा भेड़ सिर वाली शैतान जाति द्वारा धारण की गई एक इच्छाशक्ति थी। इसमें प्रचंड अग्नि शक्ति थी और यह शत्रु की इच्छाशक्ति को जलाकर उसे असहनीय पीड़ा पहुंचा सकती थी। शैतानी पतंगा बेहद जहरीला और असाधारण था। इससे प्रतिद्वंद्वी के शरीर से जहर निकालना मुश्किल हो जाता था। ये सामान्य जहर से भी ज्यादा डरावना था। एक जहर से भरी चेतना, बस इसके बारे में सोचना ही डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं कि वान टैंग को इच्छाशक्ति पसंद थी। चाहे वो कोई भी हो, उसका एक विशेष प्रभाव होता था। ओह, क्या मैं इन सारी इच्छाओं को एक में मिला सकता हूँ? वान टैंग को अचानक कुछ सूझा। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और मन ही मन सोचा। उसने पहले भी इच्छाशक्तियों का विलय किया था। अविचल युद्ध चेतना और लीटिंग युद्ध चेतना को मिलाकर वो अपनी दोनों इच्छाओं को एक साथ मुक्त कर सकता था। इससे शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती। अंत में उसे जो अविचल लीटिंग युद्ध चेतना प्राप्त हुई
वह एकल इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसकी दो विशेषताएं थीं और यह विशेष अवसरों पर अत्यंत उपयोगी थी। अब यदि उन्होंने इन सभी अंधकार में चेतनाओं को एक में मिला दिया तो इसके बारे में सोचना ही थोड़ा रोमांचक था। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। वह दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि युद्ध खत्म हो चुका था, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर दोनों को एक साथ मिला सकता था। अचानक विशेषताओं के पीछे विलय किया जा सकता है शब्द प्रकट हो गए। वांग टैंग का दिल धड़क उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक साथ मिलाने का फैसला किया। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं। धमाका। एक पल के लिए वांग टैंग के मन में अजीबोगरीब बदलाव आए। हर तरह का ज्ञान प्रकट हुआ और एक दूसरे में विलीन हो गया। दिव्य था। हालांकि इसे दिव्य कहने के बजाय विचित्र कहना ज्यादा उचित था। सभी प्रकार की अंधकार में इच्छाएं एक साथ मिलकर अज्ञात परिवर्तनों को जन्म दे रही थीं। यह विचित्र और रहस्यमय था। वांग टैंग भी हैरान रह गया। उसने अपने मन में आए बदलावों को देखा और ज्ञान को अवशोषित किया। कुछ समय बाद वांग टैंग के दिमाग में एक विस्फोट हुआ। भयावह और धुंधली उपस्थिति धीरे धीरे प्रकट हुई, मानो वो किसी विशेष जीवन से पैदा हुई हो। बेशक यह कोई वास्तविक जीवन नहीं था, ये बस वांग टैंग की चेतना थी। वांग टैंग ने अंदर की भयावह और धुंधली उपस्थिति को घूर कर देखा। आश्चर्य, यह एक असाधारण रूप से विशाल परछाई थी। कोई भी इसका चेहरा नहीं देख सकता था। इसके सिर के नीचे एक कंकाल था। हालांकि इसके शरीर पर एक प्राचीन कवच था। ये बेहद कठोर था और एक प्राचीन कवच जैसा दिखता था। अनुभूति। एक अजीब सी धुंध उस आकृति को घेरे हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। सुन्न और डरावने चेहरे फिर से उभर आए। वे मानो मरे हुए लोगों की आत्माएं हों। उसी समय धुंध में एक अजीब सा पाउडर मिला हुआ था। नोटिस करना कठिन था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उस आकृति पर गहरे लाल रंग की लपटें जल रही थीं। इससे उस भयावह उपस्थिति को एक भयानक, झुलसाने वाली गर्मी मिल रही थी। अंधकार में दुष्ट, प्राचीन, झुलसाने वाला, जहरीला, कठोर, असत्य, आलसी आकृति से एक अवर्णनीय आभा फैल रही थी। वांग टैंग हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मौजूदगी का वर्णन कैसे करे। उसे लगा कि वह हद से ज्यादा आगे निकल गया है। हे भगवान, उसने किस प्रकार की भयानक चेतना का विलय कर दिया। अध्याय 3842 सर्वोच्च अंधकार में इच्छा शक्ति। दो विशेष प्राचीन इच्छा शक्तियां, स्तर का विस्फोट। वांग टैंग के मन में एक विशाल इच्छा शक्ति की रूपरेखा उभरी। एक जटिल आभा फैल गई। वांग टैंग भी चौंक गया। इच्छा शक्ति की संयुक्त शक्ति उनकी अपेक्षा से थोड़ी अधिक थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक जानवर अज्ञात से मुक्त होकर उसके मन में घोंसला बना रहा हो। इस समय वांग टैंग को लगा कि वो अधिक अंधकार में और अधिक दुष्ट होता जा रहा है। उसके दिल में एक अवर्णनीय एहसास घर कर गया। उसे लगा जैसे वह एक अंधेरी प्रेतात्मा में बदल गया हो। पहले उसे यह एहसास सिर्फ अपनी डार्क टैलेंट को सक्रिय करने पर ही होता था। अब उसे यह एहसास इस चेतना को संघनित करने के बाद हुआ। इससे साबित हुआ कि यह चेतना कितनी भयानक थी। ध्यान रहे, आदिकालीन अंधकार चेतना प्राप्त करने के बाद भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इसका अर्थ ये था कि संयुक्त इच्छा शक्ति आदिकालीन अंधकार में चेतना से अधिक शक्तिशाली और भयावह थी। लेकिन ये सामान्य बात थी। आखिरकार पांचवी श्रेणी की एक आदिम अंधेरी चेतना और कई अन्य चेतनाएं थीं। अगर वह आदिम अंधेरी चेतना को पार नहीं कर पाया तो उसका प्रयास व्यर्थ होगा। वांग टैंग ने तुरंत विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। उस पर एक विशेष इच्छा विशेषता दिखाई दी थी। अल्टीमेट डार्क विल 28,000 बटा 50,000, 5वां रैंक, परम अंधकार में इच्छा शक्ति। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। वह हैरान था। यह अंधेरा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतने शक्तिशाली मुकाम तक पहुंच पाया। यह सचमुच असाधारण था। किसी भी तरह यह अंधेरी चेतना किसी एक अंधेरी चेतना से ज्यादा मजबूत थी। वांग टैंग संतुष्ट था। उसने धीरे धीरे अपनी काली इच्छा शक्ति को वापस खींच लिया और उसकी छाया को छटने दिया। अंततः उसने राहत की सांस ली। वो इसे दबा नहीं सका। ये चेतना बहुत शक्तिशाली थी। अगर वो अपनी पूरी शक्ति से इसे नियंत्रित न करे तो वो अपनी आभा के एक संकेत मात्र से ही दूसरों को प्रभावित कर सकता था। सभी प्रकार के अंधकार में चेतन ज्ञान को आत्मसात करने के बाद वांग टैंग के मन में एक और विशेष ज्ञान प्रकट हुआ। प्रकाश की इच्छा, चौथा रैंक, तारांकन 2500। प्रकाश की इच्छा, चौथा रैंक, तारांकन 2100। प्रकाश की इच्छा, चौथा रैंक, तारांकन 2800।
सौ ड्रैगन चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 2300। सौ ड्रैगन चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 3000। सौ ड्रैगन चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 2500। गोल्डन ड्रैगन कॉन्शियस, चौथा रैंक, तारांकन 2800। गोल्डन ड्रैगन कॉन्शियस, चौथा रैंक, तारांकन 2500। गोल्डन ड्रैगन कॉन्शियस, चौथा रैंक, तारांकन 3200। प्राचीन उग्र बैल चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 2400। प्राचीन उग्र सांड की चेतना, चौथी रैंक, तारांकन 2200। प्राचीन उग्र सांड की चेतना, चौथी रैंक, तारांकन 2800। प्राचीन नीला चंद्रमा चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 3300। प्राचीन नीला चंद्रमा चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 3000। प्राचीन नीला चंद्रमा चेतन, चौथा रैंक, तारांकन 3100। धन के देवता चेतन, चौथे क्रम, तारांकन 2300। धन के देवता चेतन, चौथे क्रम, तारांकन 2600। धन के देवता चेतन, चौथे क्रम, तारांकन 2800। वांग टैंग फिर से अचंभित रह गया। इस बार उसने इच्छाशक्ति के गुणधर्म वाले बुलबुले उठाए। हालांकि वे प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए थे। चलो छुटकारा तो मिला। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने तुरंत ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ज्ञान, यह सही है, अंधकार में प्रेतों ने कई इच्छाशक्ति गुण प्रकट किए थे। प्रकाश में प्रतिभाशाली योद्धा कैसे हो सकते थे? क्या ब्रह्मांड में ये नहीं है? अचानक उसके दिमाग में एक विचार को आया। उसने तुरंत अपना विचार वापस ले लिया। उसके विचार, एक क्षण में ही उसके मन में प्रकाश से भरी इच्छा प्रकट हुई और उससे जुड़ी हुई छवियां प्रकट हुई। यह वही रहस्यमय प्रकाश तत्व वाला ग्रह था जिस पर कई विचित्र स्थान थे। चोटियों पर कई विशाल पत्थर की मूर्तियां उकेरी गई थीं। पहाड़ों का, वहां पत्थर की मूर्तियों का एक समूह था। पीठ पर सफेद पंख लिए कई जीव यहां तीर्थयात्रा कर रहे थे। वे या तो घुटनों के बल बैठे थे, या पालथी मारकर बैठे थे, या खड़े थे। वे कुछ समझ रहे थे। किसी प्रकार का सचेतन, मूर्तियों से प्रकाश की एक अवर्णनीय पवित्र इच्छा फैल रही थी। वांग तेन मानो एक आकृति में बदल गया हो और समझ रहा हो कि यहां प्रकाश। कुछ देर बाद वांग तेंग अपनी अवस्था से बाहर आया। उसका शरीर पवित्र प्रकाश से भरा हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में एक शुद्ध श्वेत चमक थी। यह एक अजीब दृश्य था। यह एक प्रकाश तत्व की चेतना थी, इसलिए वांग टैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने बस वही किया जो वह चाहता था। कुछ दूरी पर खड़े आर्विस ने तुरंत वांग टैंग के शरीर से निकलती हुई चेतना की रोशनी को महसूस किया। साथ ही उसने वांग टैंग की आंखों में चमक देखी और दंग रह गया। वांग टैंग ने प्रकाश की इच्छा को समझ लिया था। वो इससे परिचित था, इसलिए जैसे ही यह सामने आया, उसने इसे नोटिस कर लिया। हैरान था। इसके अलावा वांग टैंग की प्रकाश के प्रति चेतना भी उनके जैसी ही थी। लगभग एक जैसे थे। यह व्यक्ति राक्षस था। यह अविश्वसनीय था कि वो दूसरों की इच्छा को समझने में सक्षम था। युद्ध, प्रकाश की इच्छा, 16,500 बटा 40,000, चौथा रैंक। चौथी श्रेणी की प्रकाश की इच्छा। वांग तेन को नहीं पता था कि अन्य लोग क्या चाहते हैं, सोच रहे थे। उसका सारा ध्यान प्रकाश की इच्छा पर था। वह हैरान, ये चौथे स्थान पर पहुंच गया था। वो आर्विस को देखे बिना नहीं रह सका। प्रकाश तत्व ब्रह्मांड स्तर की यह प्रतिभा प्रभावशाली थी। पहले तो उसने सोचा कि पांचवी श्रेणी की चेतना को समझना उसके लिए स्वर्ग विरोधी काम है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाएं इतनी प्रबल होंगी। अपनी अवस्थाओं से वे अभी कुछ समय पहले ही ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचे थे। इसका मतलब था कि स्वर्ग लोक में रहते हुए उन्होंने संभवतः चौथे दर्जे की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उनकी प्रतिभा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। दहाड़ दहाड़। अचानक वांग टैंग के मन में दो अलग अलग इच्छाशक्तियां प्रकट हुई। भयानक अजगर की दहाड़ फूट पड़ी। अध्याय 3843 सर्वोच्च अंधकार में इच्छाशक्ति। दो विशेष प्राचीन इच्छाशक्तियां, स्तर का विस्फोट। धमाका धमाका। वांग टैंग के चित्र में एक विशाल सौर ड्रैगन ज्वाला की रूपरेखा दिखाई दी। मन, ये सौर ड्रैगन ज्वाला से घिरा हुआ था और ज्वालामुखी की तरह झुलसा देने वाली गर्मी दे रहा था। एक विशाल सुनहरे अजगर की आकृति भी दिखाई दी। उससे एक चमकदार सुनहरी चमक और एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। साथ ही उससे एक कुलीन और अभिमानी भाव भी झलक रहा था। वांग टैंग के दिमाग में दो विशालकाय ड्रैगन घूम रहे थे, जिनसे एक भयानक ड्रैगन आभा फैल रही थी। वांग टैंग दंग रह गया। सौर ड्रैगन सचेत, गोल्डन ड्रैगन सचेत। वांग टैंग चकित रह गए। उन्होंने ज़ुलौंग ये और अडेहोगे को देखा।
इन दोनों प्रतिभाओं ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। एक सौर ड्रैगन था और दूसरा सुनहरा ड्रैगन था। वे दोनों ब्रह्मांड की अत्यंत शक्तिशाली जातियां थीं। उनकी इच्छा शक्ति उनकी जाति की विशिष्ट इच्छा शक्ति थी। अन्य जातियों के योद्धाओं के लिए उसे समझ पाना अत्यंत कठिन था। हालांकि वांग टैंग इन दोनों इच्छाओं को समझने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने में कामयाब रहे। वह भाग्यशाली थे। सौर ड्रैगन चेतन 12,300 बटा 40,000 चौथा रैंक। गोल्डन ड्रैगन कॉन्शियस 15,500 बटा 40,000 चौथा रैंक। ये दोनों इच्छाएं भी चौथे दर्जे पर पहुंच गई थीं। वे शाश्वत स्तर के योद्धाओं की इच्छाओं के बराबर थीं। ये दिलचस्प है। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। वो और भी ज्यादा समझ रहा था और इच्छाशक्ति में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो जानना चाहता था कि क्या ये उजली इच्छाएं मिलकर अंधेरी इच्छा जैसी मजबूत इच्छाशक्ति का निर्माण कर सकती है। जैसे ही पहली दो इच्छाशक्तियां समाप्त हुई, एक और विशेष इच्छाशक्ति प्रकट हुई। वांग टैंग के मन में एक अजीब सी सुनाई दी। धमाका, एक विस्फोट हुआ। वांग टैंग की चेतना कांप उठी। अगले ही पल एक विशालकाय उग्र सांड की आकृति, जो किसी तारामंडल के आकार का था, प्रकट हुई। वो कांसे के रंग का था और हवा में उछल रहा था, जिससे उसके आसपास का स्थान जोर से हिल रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक प्राचीन और क्रूर आभा फैल गई और अंतरिक्ष की गहराई में विलीन हो गई। ये है। वांग टैंग के मुंह से एक प्राचीन और बर्बर आभा निकल रही थी। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आदिकालीन उग्र बैल की चेतना 13,600 बटा 40,000 चौथा रैंक। आदिकालीन एक और आदिम चेतना। वांग टैंग हैरान था। प्राचीन वसीयतें दुर्लभ थीं। सामान्य वसीयतें उनसे कमतर थीं। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि उसे युलेगिन से यह प्राचीन वसीयत मिल गई। यह कोई प्राचीन तारा जानवर होना चाहिए। हालांकि यह कोई ब्रह्मांडीय विशालकाय जानवर नहीं है, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि यह प्राचीन काल में रहता था। वांग टैंग के मन में उस उग्र सांड की आकृति कौंध गई, जैसे ही उसने मन ही मन सोचा। वांग टैंग के पास आदिम चेतना थी और वह 5वें स्थान पर था, इसलिए उसके लिए आदिम उग्र बैल की चेतना को समझना मुश्किल नहीं था। उग्र सांड की रूपरेखा गायब हो गई और वांग टैंग के मन में एक नीले चांद की रूपरेखा उभर आई। ये ठंडा और धुंधला था, लेकिन साथ ही एक प्राचीन आभा बिखेर रहा था। यह असाधारण रूप से जादुई था। प्राचीन नीला चांद चेतन। वांग टैंग ने बेकाबू होकर भौहें चढ़ाईं। वह हैरान लग रहा था। नीले चांद में प्राचीन नीला चांद चेतन क्यों होता है? ये थोड़ा खास है। वो सचमुच हैरान था। उस उग्र सांड का प्राचीन होना स्वाभाविक था, लेकिन इस नीले चांद में एक आदिम चेतना थी। क्या वह भी कोई प्राचीन वस्तु थी? प्राचीन नीला चांद। यू हुआन को चेतना कहाँ से मिली? वांग टैंग सोचने लगा। उसका ध्यान तुरंत उसके मन में नीले चांद पर गया। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वह स्थान जहां नीला चांद था अपरिचित था, लेकिन समस्या वह नहीं थी। असली समस्या उस स्थान की प्राचीनता थी। वो इस युग का नहीं लग रहा था। वो प्राचीन ब्रह्मांड जैसा था। वांग टैंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ब्रह्मांड इस युग का नहीं था। नीला चांद तो बिल्कुल नहीं। यू हुआंग ने कहीं से इस चेतना को प्राप्त किया और उसे अपनी इच्छाशक्ति में बदल दिया। यह एक बेहतरीन अवसर था। आखिरकार कोई भी आदिम चेतना दुर्लभ और बहुमूल्य थी। एक और आदिम चेतना। वांग टैंग मुस्कुराया। ये प्रतिभाएं चाहे कितनी भी भाग्यशाली क्यों न हो, अंततः उन्हें लाभ ही पहुंचाएंगी। प्राचीन नीला चंद्रमा चेतना 14,500 बटा 40,000 चौथा रैंक। वांग टैंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। इस बार उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्राचीन नीले चंद्र चेतना के लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। चौथे स्थान पर पहुंचे। अन्य ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाएं चौथे स्थान तक पहुंचने में सक्षम थीं। हुआंग युद्ध में अन्य ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाओं जितना उत्कृष्ट भले ही न रहा हो, लेकिन उसने अधिकांश लोगों को पीछे छोड़ दिया था। उसकी इच्छाशक्ति कमजोर नहीं थी। धमाका, तभी एक भिनभिनाहट सुनाई दी। वांग टैंग के मन में एक चमकदार सुनहरी रोशनी खिल उठी। अचानक एक विशाल सोने के सिक्के की आकृति उभरी। वांग टैंग दंग रह गया। वो अचंभित था। धन का देवता। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वो खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। ये कैसी अजीब इच्छा है। एक पल में वांग टैंग को लगा कि उसे पैसों से बपतिस्मा मिल गया है। उसका सिर सोने से ढका हुआ था और वो बहुत धनवान महसूस कर रहा था। उसकी आंखें भी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दो खास सोने के सिक्कों में समा गई हों। नैन्सी दंग रह गई।
उसने आंखें मली और वांग टैंग की तरफ देखा। फिर से सुनहरी रोशनी गायब हो गई थी। यह एक भ्रम जैसा था। यह आदमी, उसने उत्सुकता से अपने आप से पूछा, क्या उसने गलत देखा? अध्याय 3844 सर्वोच्च अंधकार में इच्छा शक्ति। दो विशेष प्राचीन इच्छा शक्तियां, स्तर का विस्फोट। हालांकि यह अनुभूति ब्रह्मांड बैंक के गुप्त ग्रंथों जैसी ही थी। ब्रह्मांड में ऐसे ही कई गुप्त ग्रंथ थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड बैंक के ग्रंथों जैसे नहीं थे। आखिरकार उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यूनिवर्स बैंक के गुप्त ग्रंथ असामान्य थे। इसीलिए उसे शक था कि उसकी धारणा गलत थी। वान टैंग का यूनिवर्स बैंक से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे यूनिवर्स बैंक के गुप्त कौशल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। धन के देवता चेतन 13,200 बटा 40,000, चौथा रैंक, यूनिवर्स बैंक से जैसी उम्मीद थी। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद वान टैंग हंसी और आंसू के बीच फंस गए। यह इच्छाशक्ति अजीब थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धन के देवता की इच्छाशक्ति इतनी प्रबल होगी। यूनिवर्स बैंक अपनी तुलना धन के देवता से कर रहा होगा। अद्भुत। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन यूनिवर्स बैंक को धन का देवता माना जाता था। आखिरकार वे ब्रह्मांड के सबसे धनी गुट थे। यहां तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की भी संपत्ति के मामले में उनसे तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि धन के देवता की चेतना दिलचस्प है। ये लोगों को प्रभावित करो और उन्हें पैसे के प्रति दीवाना बना दो। ये तो आसमान छूते सोने के सिक्के के रिकॉर्ड जैसा है। वान टैंग ने मन ही मन सोचा। लोगों को धन के प्रति आसक्त बनाना कोई बुरा प्रभाव नहीं था, लेकिन इसका सूक्ष्म प्रभाव भयावह था। दुर्भाग्य से ये वसीयतें थोड़ी अव्यवस्थित है। मैं इन्हें एक साथ नहीं जोड़ सकता। वान टैंग थोड़ा निराश हुआ। उसे इन विशेषताओं के पीछे एक साथ जोड़ा जा सकता है, लिखा हुआ नहीं दिखा, इसलिए उसने फिलहाल इसे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मुझमें पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं है। वान टैंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ और मन ही मन सोचा। अगर किसी को पता होता कि वो क्या सोच रहा है, तो शायद उसे वहीं डांट देता। उसमें इच्छाशक्ति तो बहुत थी, पर वो काफी नहीं थी। वो अमानवीय था। इनमें से कोई भी इच्छाशक्ति ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर थी। सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना इनसे नहीं की जा सकती थी। सामान्य मार्शल योद्धाओं को इनमें से किसी एक को भी समझ पाने पर बहुत खुशी होती, कई इच्छाओं को तो छोड़ ही दीजिए। वान टैंग बहुत लालची था। जाहिर है उसने भी यही सोचा था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने सोचना बंद कर दिया और शून्य में से विशेषता वाले बुलबुले उठाने लगा। धमाका। अचानक वान टैंग के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ। यह उसके अंगों तक फैल गई और उसके अराजकता ग्रह क्षेत्र में एकत्रित हो गई। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, रोशनी, अंधेरा, सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई। कोई भी अनुपस्थित नहीं था। यह व्यापक था। ये तो कहा ही जा सकता है कि ये योद्धा वास्तव में विभिन्न गुटों की प्रतिभा के प्रतीक थे। इनमें कई विशिष्ट योद्धा भी थे। एक सामान्य मार्शल योद्धा वान टैंग को प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। इतने सारे विशेषता बुलबुले, बूम बूम बूम। कुछ देर बाद वान टैंग के शरीर में एक अचानक विस्फोट हुआ। वो बेकाबू होकर कांप उठा। उन्होंने एक सफलता हासिल की। उसके सभी नक्षत्र गुण स्वर्ग लोक की सिद्ध अवस्था तक उन्नत हो चुके थे। वान टैंग की आंखें चमक उठी। उसने गुण बुलबुलों से बल गुणधर्मों को शीघ्रता से अवशोषित कर लिया और अपनी क्षमता में छलांग पूरी कर ली। धातु नक्षत्र बल 90,000 बटा 90,000, 9वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। काष्ठ नक्षत्र बल 90,000 बटा 90,000, 9वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। जल नक्षत्र बल 90,000 बटा 90,000, 9वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। अग्नि नक्षत्र बल 90,000 बटा 90,000, 9वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। पृथ्वी नक्षत्र बल 90,000 बटा 90,000, 9वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। कुछ समय बाद वान टैंग को लगा कि उसका नक्षत्र बल संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। यह अब और नहीं बढ़ सकता। वो गुण बोर्ड को देखे बिना नहीं रह सका। अनजाने में ही उसकी पंचतत्वीय नक्षत्र शक्तियां सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच गई थी। अब इसमें और वृद्धि नहीं हो सकती थी। उसने जो शक्तियां अवशोषित की, वे उसकी पंचतत्वीय शक्ति को और भी शक्तिशाली बना देंगी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वान टैंग भावनाओं से अभिभूत हो गया। वो मन ही मन विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो अभी कुछ समय पहले ही स्वर्ग लोक में पहुंचा था, लेकिन वो पहले ही सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच चुका था। ध्यान रहे, वान टैंग की शक्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली थी। यह एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा के बराबर थी।
अगर ऐसा न होता तो वह अपनी स्वर्गीय क्षेत्र क्षमता के साथ किसी ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा से नहीं लड़ पाता। फिर भी वो शिखर तक पहुंचने में सक्षम था। स्वर्ग के मंच पर जल्दी से इसके बारे में सोचना ही डरावना था। यदि अन्य लोगों को सुधार की इस गति के बारे में पता होता तो वे ऐसा नहीं करते। इस पर विश्वास करो। हालांकि वान टैंग जानता था कि जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, उसके संपर्क में आने वाली युद्ध शक्ति भी बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, इस युद्ध में बड़ी संख्या में स्वर्ग स्तर के योद्धा और ब्रह्मांड स्तर के योद्धा प्रकट हुए थे। वे निश्चित रूप से कई बल गुण प्रदर्शित करेंगे। यही कारण था कि उसके 5 मूल तत्व इतनी तेजी से बढ़ गए। इसके अलावा तारामंडल डार्क फोर्स पहले ही पूर्ण स्वर्ग लोक में पहुंच चुका था। ये सबसे तेज गति से ऊपर उठने वाली फोर्स थी। हालांकि इस बार उन्होंने कई विशेषता बुलबुले उठाए, लेकिन उन्होंने इससे उसके नक्षत्र की काली शक्ति और भी घनी हो गई और उसकी नींव जम गई। वान टैंग को कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार ये पहली बार तो नहीं था। उसने यह अनुभव किया था। वो अभी अभी स्वर्ग लोक में पहुंचा था, इसलिए उसके लिए ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड स्तर पर अराजकता नक्षत्र शास्त्र बनाने के लिए उन्हें किस तरह के अवसर की आवश्यकता होगी। आगे का रास्ता लंबा था। वान टैंग ने अपना सिर अनियंत्रित रूप से झटका दिया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के नक्षत्र बल थे। गुण तरक्की भी बहुत बड़ी थी। वे स्वर्ग लोक के 4थे या 5वें स्तर पर हुआ करते थे। अब वे 6ठे स्तर पर थे या 7वें स्तर। प्रकाश नक्षत्र बल 25,000 बटा 60,000। 6ठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र नक्षत्र वायु बल 32,000 बटा 60,000। 6ठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र बिजली नक्षत्र बल 12,000 बटा 70,000। 7वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र बर्फ तारामंडल बल 25,500 बटा 70,000। 7वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र तारामंडल विश्व बल 35,200 बटा 60,000। 6ठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। 6ठा स्तर अभी भी स्वर्ग क्षेत्र का मध्य चरण था, लेकिन 7वां स्तर उन्नत अवस्था थी। वान टैंग को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से ऊपर उठेगा। आखिरकार यह एक अलग तत्व था। बल यह इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो यह सामान्य था। संक्षेप में, वान टैंग का क्षेत्र कुछ स्तरों तक ऊपर उठा और उसकी क्षमता में फिर से तेजी से वृद्धि हुई। ये जश्न मनाने लायक था। अध्याय 3845 अद्भुत व्यूह रचना में महारत। दोस्ती करो। मैं तुम्हारा दोस्त बनने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। वान टैंग ने बेकाबू होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि वह और भी मजबूत हो गया है। उसके शरीर में शक्ति की एक अंतहीन धारा सी बहती प्रतीत हो रही थी। उसे अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति का उपयोग न कर पाने की चिंता नहीं थी। तकनीकें अब और नहीं। बेशक उन सभी का एक साथ इस्तेमाल करना नामुमकिन था। आखिरकार उसके पास युद्ध की ढेरों तकनीकें थीं। वो केवल इतना कह सके कि मूल आधार में सुधार हुआ है, बिल्कुल अंतहीन बवंडर की तरह। अगर वो इसे अभी अंजाम देता तो ये डार्क यूनिवर्स में अंजाम दिए गए बवंडर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता। हालांकि वो स्वर्गलोक के आरंभ से स्वर्गलोक के शिखर तक तेजी से पहुंच गया। यह इतनी तेजी से हुआ कि उसे यह असत्य लगा। इस पल वान टैंग के शरीर में एक तृप्ति का भाव फैल गया। वह अपनी हताशा बाहर निकालना चाहता था, लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब लड़ने का कोई मौका नहीं था। आपकी योग्यता। इसी समय अचानक कुछ ही दूरी पर एक चिंतित और संदिग्ध आवाज सुनाई दी। आर्विस, नैन्सी, यू हुआंग और बाकी लोग दूर से उड़कर आए। उन्होंने वान टैंग के शरीर पर बल के उतार चढ़ाव को देखा और आश्चर्य से उसे देखने लगे। भयंकर युद्ध के बाद यह आदमी थोड़ा कमजोर लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था कि अब उसे सफलता मिल गई है? ये बेतुका है। ओह, कुछ नहीं। मैंने कुछ प्रगति की थी और गलती से एक सफलता हासिल कर ली। वान टैंग ने होश में आते हुए शांति से उत्तर दिया। वो पहले ही छिप चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रतिभाएं इस क्षणिक उतार चढ़ाव को अभी नोटिस करेगी। एक शक्तिशाली प्रतिभा का होना वाकई अलग बात है। सामान्य मार्शल योद्धा इन उतार चढ़ावों का पता नहीं लगा पाएंगे। हालांकि उसकी शक्ति में वृद्धि इतनी ज्यादा थी कि वान टैंग के पास उतार चढ़ाव को पूरी तरह छिपाने का समय नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस पर ध्यान दिया। अन्यथा अपनी प्रतिभा के साथ यदि वो अपनी साधना में उतार चढ़ाव को छिपाना चाहता तो किसी को भी कुछ भी गलत नजर नहीं आता। सब लोग। उसे कुछ लाभ हुआ। वो गलती से टूट गया। वो बहुत सहज और सहज लग रहा था। अचानक उन्हें इस आदमी को पीटने का मन हुआ। आखिर हो क्या रहा था? वैसे अब आप किस अवस्था में हैं? नैन्सी ने उत्सुकता से पूछा, जैसे ही वो झुकी और वान टैंग को देखा। वान टैंग ने उसे अजीब नजरों से देखा।
उसने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, मैं मानो स्वर्ग के शिखर पर हूं। कुछ सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे, लेकिन बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसका राज्य, वो स्वर्ग के स्वामी के शिखर पर था। गंभीरता से, क्या वो ब्रह्मांड के दायरे में नहीं था? वो अचानक स्वर्ग का सर्वोच्च स्वामी क्यों बन गया? फर्क बहुत बड़ा था। क्या जानकारी में कोई गलती थी? क्या बाकी लोग उसकी असली स्थिति को गलत समझ रहे थे? क्या आप वास्तव में ब्रह्मांड के शिखर पर थे इससे पहले कि आप गायब हो गए? नैन्सी जब भी कुछ सोचती, पूछती, उसने कुछ भी नहीं छिपाया और वांग टैंग के बारे में बेहद उत्सुक थी। यह सही है, वांग टैंग ने सिर हिलाया। आह! सब लोग हांफने लगे। उन्होंने वांग टैंग को ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। उसी समय नक्षत्र मंडल के सदस्य उड़कर वहां पहुंचे और वांग टैंग से मिलना चाहते थे। आखिरकार उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। अभी लड़ाई के दौरान उन्हें ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने ये बातचीत सुनी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में जो विस्मय था, वो अवर्णनीय था। यह व्यक्ति पहले से ही स्वर्ग प्रभु क्षेत्र के शिखर पर था। वह एक राक्षस था। उन्हें पूरा यकीन था कि वांग टैंग के साथ उनकी पिछली सारी बातचीत झूठी थी। उनकी पीढ़ी में कोई वांग टैंग नहीं था। झूठी। ये सब नकली था। वो अवश्य ही पिछली पीढ़ी की प्रतिभा होगी। सिर्फ नक्षत्र समाज के सदस्य ही नहीं, बल्कि कीज्ञान समाज के सदस्य भी खामोश थे। वे अनजाने में एक दूसरे को डर से घूर रहे थे। पिछली लड़ाई के बाद वे वांग टैंग से पहले से ही डरे हुए थे। अब जब उन्होंने उसके मार्शल आर्ट स्टेज के बारे में सुना, तो कीज्ञान सोसाइटी के 2 ब्रह्मांड स्टेज मार्शल योद्धा भी गंभीर हो गए। उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिर यह अफवाह थी कि जब वांग टैंग ब्रह्मांडीय क्षेत्र में थे, तो उन्होंने स्टेलर अकादमी मध्यस्थता संघ के एक स्वर्गीय क्षेत्र पार्षद को हरा दिया था। अब जब वो स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं, तो क्या वो किसी ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा से युद्ध नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा लड़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि 10 क्लोन उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत के साथ लड़ने में सक्षम थे, जो अंधेरे का उपयोग करते थे। गरुड़ जाति का शरीर, वो उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसका मतलब ये था कि पूरे कीज्ञान में ज्यादा लोग नहीं थे। समाज जो वांग टैंग के साथ लड़ सकता है। जो लोग ये और अदेहोगे ने वांग टैंग को जटिल दृष्टि से देखा। अभिव्यक्ति। पहले तो जब उन्होंने सुना कि वांग टैंग केवल ब्रह्मांड क्षेत्र में है, तो उन्होंने उसकी मार्शल आर्ट क्षमता को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब दूसरा पक्ष स्वर्ग प्रभु क्षेत्र के शिखर पर था और शैतान मन के एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के साथ लड़ सकता था। दौड़। उनकी योग्यता उनके बराबर थी। अगर वे वांग टैंग को नीची नजर से देखते रहे, तो उनमें आत्मविश्वास और गर्व नहीं रहेगा। वे घमंडी और अज्ञानी। उन्हें वांग टैंग की क्षमता को गंभीरता से लेने की जरूरत थी। रुआन बनलियान अस्त व्यस्त अवस्था में भीड़ के बीच छिप गई। उसने देखा। वांग टैंग को देखकर डर गया। उसने वांग टैंग के सामने आने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत निर्दयी इंसान था। उस वक्त इसने जरा भी दया नहीं दिखाए। अब जबकि वांग टैंग स्वर्ग के स्वामी के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जो उससे भी ऊंचा था, उसे वांग टैंग के सामने घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं था। यदि दूसरा पक्ष उसे फिर से मारना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। विरोध करो। यहां तक कि कीज्ञान सोसाइटी के 2 ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा भी उसे रोक नहीं पाएंगे। अध्याय 3846 अद्भुत व्यूह रचना में महारत। दोस्ती करो। मैं तुम्हारा दोस्त बनने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। इसके अलावा वो ये भी बता सकती थी कि इस लड़ाई के बाद अन्य गुटों की ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाएं इस साथी के प्रति बेहद आभारी थीं। यदि अब कीज्ञान सोसाइटी का वांग टैंग के साथ कोई संघर्ष होता, तो निश्चित रूप से सभी लोग उसके पक्ष में खड़े होते। लेकिन जितना अधिक वो ऐसा महसूस करती, उतनी ही अधिक ईर्ष्या होती। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने कीज्ञान सोसाइटी की उपाध्यक्ष बनने के लिए कितनी मेहनत की होगी। कितने लोग उसे घूर रहे थे और उसकी बुराई कर रहे थे। हालांकि वांग टैंग एक नए छात्र थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा करने में सफलता प्राप्त की जो कई पुराने छात्र नहीं कर सके। उन्होंने स्टेलर अकादमी में एक निश्चित नियम तोड़ा। इस तरह का व्यक्ति परेशान करने वाला था, लेकिन ये सराहनीय भी था। उसके मन में एक बेतुका विचार अचानक आया। वो इस व्यक्ति से पहले क्यों नहीं मिली? यदि वो फैन क्विंग्यान से नहीं बल्कि वांग टैंग से मिलती, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। बिल्कुल यू किकियाओ की तरह उसकी प्रतिभा रुआन बानलियान के बराबर थी, लेकिन वो सम्मान के साथ जी सकती थी और नक्षत्र समाज की उपाध्यक्ष बन सकती थी। जहां तक रुआन बानलियान की बात है,
भले ही वो कीज्ञान सोसाइटी की उपाध्यक्ष बनी, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि अपने शरीर पर भरोसा किया। यही कारण था कि वो कभी भी अन्य लोगों का सम्मान हासिल नहीं कर पाती थी। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। यदि वे ऐसा कर सके तो कौन सम्मान के साथ जीना नहीं चाहेगा? लेकिन इनमें से कुछ भी उसका नहीं था। यही वजह थी कि वो ह्यू किकियाओ से भी नफरत करती थी। वह इस भावना को अपने दिल में पनपने से नहीं रोक सकी। रुआन बानलियान को यह एहसास नहीं था कि वह केवल एक अंधेरे कोने में ही छिप सकती थी, भले ही वो प्रकाश के लिए तरस रही थी। कितने उदास है। शुरू से आखिर तक वांग टैंग ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी वो महिला बहुत ज्यादा सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम एक राक्षस हो। युलेगिन ने अनायास ही हंसते हुए वांग टैंग के कंधे पर मुक्का मारा। वो एक सीधा सादा इंसान था, इसलिए जब उसने वांग टैंग की प्रतिभा और क्षमता देखी तो स्वाभाविक रूप से उससे दोस्ती करना चाहता था। उसने वांग टैंग के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। वांग टैंग अवाक होकर उस हटे कट्टे युवक को देखता रहा। राक्षस कोई अच्छा शब्द नहीं था। ये लोग उसे इसी शब्द से संबोधित करना पसंद करते थे। क्या उन्होंने उसकी राय पूछी थी? युद्ध समाप्त हो गया है। क्या हमें सौर ड्रैगन ग्रह की ओर चलना चाहिए? हमें अभी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भेजनी है। आर्विस ने वांग टैंग को गौर से देखा और विषय बदल दिया। ठीक है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। वो थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वो सभी गुण बुलबुलों को गिनना चाहता था, लेकिन ये प्रतिभाएं जल्दी में थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले सौर ड्रैगन ग्रह पर वापस जाना होगा। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और सभी गुण बुलबुलों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपने अराजकता ग्रह क्षेत्र में संग्रहित किया। फिर वह मुड़ा और ज्वलंत उल्कापिंड पर उतरा। मेरे पीछे आओ। आर्विस और अन्य लोग तुरंत उसके पीछे चले गए। ज्वलंत उल्कापिंड पर लगे रून धीरे धीरे लुप्त हो गए और प्रकाश का लाल स्तंभ शांत हो गया। केवल ज्वलंत उल्कापिंड ही उत्तेजित रह गया। उस पर मौजूद अग्नि शक्ति अत्यंत प्रचंड और अस्थिर थी। यह वांग टैंग द्वारा अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करने का परिणाम था। ज्वलंत उल्कापिंड का अग्नि तत्व भयानक था। उसने 2 शक्तिशाली हमले किए, लेकिन फिर भी वो अंदर की सारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सका। आप बता सकते हैं कि उनका निर्णय कितना सही था? यदि ज्वलंत उल्कापिंड न होता तो वो इन 2 दुर्जेय हमलों को इतनी आसानी से अंजाम नहीं दे पाता। सावधान रहो, वांग टैंग ने उन्हें याद दिलाया। सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने आसपास प्रचंड ऊर्जा महसूस की और चकित रह गए। वांग टैंग की रून महारत संत स्तर के पहले या दूसरे स्तर के कई रून गुरुओं से भी आगे रही होगी। ऐसा लग रहा था कि वांग टैंग का संत स्तर का माध्यमिक पेशा उनकी सोच से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। वापस जाने के बाद उन्हें ये खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए और उन्हें इसे गंभीरता से लेने देना चाहिए। इस प्रतिभा को अपनी ओर न खींचना अनुचित होगा। वांग टैंग पहले से ही सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय का सदस्य था और उसने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के साथ एक गॉड स्टेज अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। जब तक वे दुश्मन नहीं थे, वे दोस्त हो सकते थे। यूनिवर्स बैंक जैसे शक्तिशाली गुटों का उद्देश्य लड़ाई नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था। इस प्रकार वांग टैंग, जिनमें एक माध्यमिक पेशेवर के रूप में महान क्षमता थी, उनके लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार थे। यह निस्संदेह सबसे अच्छा समय था। यदि उन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो वयस्क होने के बाद उन्हें उससे दोस्ती करने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि इसका प्रभाव अब जितना अच्छा हो उतना भी न हो। हम यहाँ हैं। वांग टैंग एक निश्चित दिशा में उतरने से पहले कुछ देर तक उड़ता रहा। जमीन पर एक अस्पष्ट सी आकृति सबके सामने आई। वे दंग रह गए। यह एक और सरणी थी। इसके अलावा यह एक अंतरिक्ष सरणी थी। संत स्तर की व्यूह रचना के केंद्र में एक छोटे आकार का अंतरिक्ष व्यूह रचना उत्कीर्णित था। ये रून महारत। सभी प्रतिभाओं ने एक दूसरे को देखा। वे दंग रह गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि उन्हें वांग टैंग की रून व्यूह रचना में महारत से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने उसे कम करके आंका था। अध्याय 3847 अद्भुत व्यूह रचना में महारत। दोस्ती करो। मैं तुम्हारा दोस्त बनने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। यह एक संयुक्त सरणी थी। सामान्य रून स्वामी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। एक सामान्य रून मास्टर भाग्यशाली होगा यदि उसके पास एक ही विशेषता वाली 2 सरणियां हों। हालांकि वांग टैंग की दोनों एरे पूरी तरह से अलग थी। एक संत स्तर की अग्नि एरे थी, जबकि दूसरी अंतरिक्ष एरे थी। सभी जानते थे कि अंतरिक्ष सरणियों को अन्य सरणियों के साथ विलय करना सबसे कठिन होता है। अंतरिक्ष की शक्ति अन्य शक्तियों को आसानी से प्रभावित कर सकती है। इसका प्रभाव अन्य विशेषताओं की तुलना में अधिक था।
किसी स्पेस एरे को किसी अन्य एरे में एम्बेड करना सामान्य एरे को एम्बेड करने की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक कठिन था। यही कारण था कि वहां उपस्थित प्रतिभाएं इतनी आश्चर्यचकित थीं। वे माध्यमिक पेशेवर या रून स्वामी नहीं थे, लेकिन उन्हें इसकी कुछ समझ थी। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई स्पेस एरे नहीं है? आर्विस, नैन्सी और अन्य लोगों को अचानक कुछ याद आया और वे अवाक होकर वांग टैंग की ओर देखने लगे। हा हा हा, वांग टैंग अजीब तरह से हंसा। उसने धीमी आवाज में समझाया, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह व्यूह रचना इतनी ही बड़ी है। यह इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे टेलीपोर्ट कर सकती है? उस खतरनाक स्थिति में मुझे किसे भेजना चाहिए, तुम्हें या मुझे? आर्विस, नैन्सी और बाकी लोग भी इसे समझते थे। हालांकि वे निराश थे क्योंकि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। ये सब योजना का हिस्सा है ना? नैन्सी ने गहरी सांस ली और पूछा। हालांकि वो पूछ रही थी, उसकी निगाहें दृढ़ थीं। वो उसे बता रही थी कि उसे पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं छिपाया। हालांकि उसे थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। आखिरकार इतने सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में थी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। ये थोड़ा अनुचित था। आपने हम सभी को एक विशाल शो में शामिल कर लिया। आर्विस ने वांग टैंग की ओर गौर से देखा और अचानक कहा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। वांग टैंग शर्मिंदा था। छोड़ो भी, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम जानते हैं कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर तुम हमें यहाँ नहीं लाते तो उन काली आत्माओं की क्षमता के आधार पर हम सब उन काली आत्माओं के हाथों मर जाते। हम बच नहीं पाते। हालांकि हमने थोड़ा जोखिम उठाया, फिर भी हम में से ज्यादातर बच गए। ये सब तुम्हारा ही श्रेय है। आर्विस ने वांग टैंग को गंभीरता से देखा और कहा। आर्विस सही कह रहा है। हम शुरू से ही काली आत्माओं के निशाने पर थे। हम बच नहीं सकते। नैन्सी ने कृतज्ञता के भाव के साथ वांग टैंग को गंभीरता से देखा। वांग टैंग दंग रह गया। उसने सबको गौर से देखा और पाया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे कृतज्ञता से भरे थे। उसने राहत की सांस ली। इसीलिए तुमने मेरी जान बचाई। जब तुम भविष्य में यूनिवर्स बैंक जाओ तो बस मेरा नाम ले लेना। नैन्सी हंसी और उदारता से अपनी छाती थपथपाते हुए बोली। $_, मैं इसे कैसे मान लूं? तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। यह एक छिपी हुई अमीर महिला थी। उसने उत्साह से उसका हाथ थाम लिया और खुशी से बोला। वो निश्चित रूप से उससे दोस्ती करने जा रहा था। आर्विस, यू हुआंग, जू लोग, ये अडेहोगे, यूलिगिन और अन्य ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा अवाक रह गए। उनके हृदय ईर्ष्या और घृणा से भरे थे, लेकिन उनके चेहरे तिरस्कार से भरे थे। उन्होंने इस बेशर्मी भरे कृत्य का तिरस्कार किया। एक इंसान के रूप में वो जानता था कि वह कौन है। वे वांग टैंग की मानसिकता को नहीं समझ पाए। यू किकियाओ और नक्षत्र सोसाइटी के बाकी लोग अवाक रह गए। वे चाहते थे कि वे भूल जाएं कि वांग टैंग नक्षत्र सोसाइटी के अध्यक्ष थे। वैद भीड़ के बीच ईर्ष्या और सम्मान से भरा खड़ा था, जैसा कि बॉस से उम्मीद थी। वो यूनिवर्स बैंक की एक अमीर महिला का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। नैन्सी वांग टैंग के उत्साह को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे अपना हाथ बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। खांसी। आर्विस ने अजीब तरह से खांसी। चूंकि हम एक साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए तुम ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सोलर ड्रैगन ग्रह पर ले जा सकते हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक अंगूठी निकाली। फिर उन्होंने उसे वांग टैंग को दे दिया। वांग टैंग ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक गति से उन्हें स्कैन किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने सोचा है कि मेरे साथ सौर ड्रैगन ग्रह पर कौन टेलीपोर्ट होगा? हमें अभी भी टीम का नेतृत्व करना है, इसलिए हम एक अंतरिक्ष यान ले जाने की योजना बना रहे हैं। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आर्विस और अन्य लोगों ने कहा। ठीक है। वांग टैंग ने और कुछ नहीं कहा। उसने नक्षत्र समाज के सदस्यों की ओर देखा और कहा, तुम मेरे साथ टेलीपोर्ट हो सकते हो। यू किकियाओ और बाकियों को कोई आपत्ति नहीं थी। वे तुरंत वांग टैंग के पीछे खड़े हो गए। स्टेला अकादमी के कई लोग उनसे ईर्ष्या करते रहे। नक्षत्र समाज के सदस्य अद्भुत थे। वे सीधे टेलीपोर्ट कर सकते थे, जबकि अन्य लोगों को अंतरिक्ष यान पर बैठना पड़ता था। हालांकि स्टेला अकादमी के लोग जानते थे कि उनकी तुलना नक्षत्र समाज के सदस्यों से नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उसी समय सौर ड्रैगन जाति भी कतार में खड़ी थी। सौर ड्रैगन ग्रह पर स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना था। सब लोग, चलो फिर से सौर ड्रैगन ग्रह पर मिलते हैं। वांग टैंग ने चारों ओर देखा और अपनी मुठियां भींच ली। धमाका।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से अंतरिक्ष की शक्ति बाहर निकली और पूरे समूह को प्रकाशित कर दिया। रहस्यमय रून फैल गए और प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में फैल गया। व्यूह में जगह विकृत होने लगी। इससे पहले कि आर्विस और बाकी लोग कुछ समझ पाते, व्यूह में मौजूद लोग गायब हो गए। आर्विस ने अपने होठों को चटकाया और कहा, अंतरिक्ष प्रतिभा। उसके पास सचमुच अंतरिक्ष प्रतिभा है। अपने संत स्तर के रून कौशल के साथ वो कहीं भी जा सकता है। नैन्सी ने अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ टिप्पणी की। हाँ, आर्विस ने सिर हिलाया। अगर वो कहे कि उसे ईर्ष्या नहीं हो रही है, तो वह झूठ बोलेगा। अंतरिक्ष प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ और अनमोल थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस पीढ़ी में भी दिखाई देगी। दुर्भाग्यवश यह वे नहीं थे। यू हुआंग, यूलेगिन और अदेहोगे के चेहरों पर भी जटिल भाव थे। वे गहरे विचार में डूबे हुए प्रकाश के लुप्त होते स्तंभ को देख रहे थे। सभी लोग चुप हो गए। जमीन पर मौजूद सरणी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। यह अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी अपना मिशन पूरा कर चुकी थी और पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। दूसरी ओर ज्वलंत उल्कापिंड सरणी के मूल रून अभी भी इस ग्रह पर मौजूद थे। हालांकि बहुत कम लोग ही इसे खोज पाएंगे। समय के साथ ये रून उल्कापिंड के पैटर्न में बदल सकते हैं और उसमें विलीन हो सकते हैं, जिससे ये ग्रह और भी खतरनाक हो जाएगा। भविष्य में यदि कोई इस ग्रह पर आएगा, तो उसे न केवल ज्वलंत उल्कापिंड के कठोर वातावरण का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे रूनों के खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। हमें भी चले जाना चाहिए। कुछ देर बाद अर्विस ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, नैन्सी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। बूम बूम बूम। अगले ही पल ये प्रतिभाएं प्रकाश की किरणों में बदल गईं और आकाश में उड़ गईं। वे ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र से बाहर निकल गईं। कुछ समय बाद ज्वलंत उल्कापिंड के बाहर अंतरिक्ष यान प्रकट हुए और तीव्र गति से अंधकार में ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। उसका लक्ष्य ज्वलंत उल्कापिंड था। प्रकाश ब्रह्मांड और अंधेरे प्रेतों के बीच युद्ध अभी शुरू हुआ था। अध्याय 3848 दो ड्रैगन राजाओं का विस्मय। प्रकाश निष्कासन। सौर ड्रैगन आकाश गश्ती व्यू। शानदार सौर ड्रैगन ग्रह। सौर ड्रैगन ग्रह के बाहर एक छोटा उपग्रह था। यह उपग्रह वह ग्रह था जहां वान तेंग ने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन व्यू रचना को सुदृढ़ किया था। वहां ज्यादा योद्धा नहीं बचे थे। व्यू रचना के बाहर बस कुछ ही आकृतियां पालथी मारकर बैठी थीं। हालांकि उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा ब्रह्मांड को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। अगर शाश्वत अवस्था के योद्धा मौजूद होते, तो वे अपने शरीर में बहती हुई धुंधली आभा को महसूस कर पाते। वे मानो यहां शीतनिद्रा में सो रहे भयानक ब्रह्मांड के विशालकाय प्राणी थे। ये आकृतियां ध्यान में लीन वृद्ध भिक्षुओं की तरह अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। उनके शरीर पर जीवन का कोई निशान नहीं था। स्वूश! एक निश्चित क्षण पर उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोली और सामने की पंक्ति को देखा। धमाका! एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। जैसे जैसे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव फैलता गया, रून जगमगा उठे और प्रकाश का एक चांदी सफेद स्तंभ आकाश में उठ गया। उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। वे धीरे से उठे और उस पंक्ति को गौर से देखने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर जाग गया हो और अपना सबसे भयंकर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। सरणी में कई आकृतियां अचानक प्रकट हो गईं। वे थोड़ी धुंधली थीं क्योंकि वे अंतरिक्ष की शक्ति से घिरी हुई थीं। वे अभी तक नहीं पहुंची थीं। जब बाहर खड़े लोगों ने आकृतियां स्पष्ट रूप से देखी तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से आराम नहीं किया। वे सतर्क बने रहे। कुछ देर बाद प्रकाश की किरण गायब हो गई और अंतरिक्ष में हलचल कम हो गई। ग्रह के अंदर की आकृति दिखाई दी। हम आ गए। वान टैंग ने कतार से बाहर देखा और राहत की सांस ली। आखिरकार उसने इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सौर ड्रैगन ग्रह तक सुरक्षित पहुंचा दिया था। उसका मिशन पूरा हो गया था। संत वान टैंग, सभा के बाहर एक आवाज सुनाई दी। तो ये ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग है। वान टैंग की नजर सामने खड़ी दोनों आकृतियों पर पड़ी। वो मुस्कुराया। उसके सामने दो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा सौर ड्रैगन रेस के दो शाश्वत चरण ड्यूक थे जिन्हें वान टैंग ने देखा था जब वो सरणी के माध्यम से इस ग्रह पर आया था। वान टैंग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगता है कि उन्हें इस ग्रह पर ही रहना चाहिए था और कभी नहीं जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि सौर ड्रैगन ग्रह ने इसमें कितना महत्व दिया है। लेकिन बात तो समझ में आई। यहाँ एक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे मौजूद था। अगर सौर ड्रैगन जाति आराम कर सकती थी, तो उन्हें कितनी लापरवाही बरतनी पड़ती। वान टैंग के पीछे यू किकियाओ, बाइचुवान लियू, वू यान और अन्य लोग चकित थे। वे अन्य योद्धाओं की सटीक साधना तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे थे।
ये दुर्जेय योद्धा निश्चित रूप से शाश्वत स्तर के युद्ध योद्धा थे। उनकी आभा को नकली नहीं बनाया जा सकता था। नए आए लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सौर ड्रैगन ग्रह पर इतने शक्तिशाली योद्धा इंतजार कर रहे होंगे। इसके अलावा वे वान टैंग के प्रति बेहद विनम्र भी लग रहे थे। अचानक उन्हें और भी अधिक असत्य महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वाला युवक उनसे दूर होता जा रहा है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने सिर हिलाया। धन्यवाद, वान टैंग ने कहा। आप बहुत विनम्र हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, दोनों ड्रैगन राजाओं ने उत्तर दिया। एल्डर यू, एल्डर डिंग, जूलोग ये, जूलोग शूंग और सौर ड्रैगन जाति की अन्य प्रतिभाएं आगे आईं और वान टैंग का अभिवादन किया। बहुत बढ़िया। ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने जूलोग ये और अन्य प्रतिभाओं का निरीक्षण किया। हालांकि वे घायल थे और उनकी आभा कमजोर थी, फिर भी उनमें से ज्यादातर नहीं मरे। बुजुर्गों ने राहत महसूस की और सिर हिलाया। तुमने हमें निराश नहीं किया, तुम सकुशल वापस आ गए। जूलोग ये को थोड़ा अजीब लगा। उसने वान टैंग की पीठ पर नजर डाली और कहा, आप बहुत दयालु हैं, हम सुरक्षित वापस आ गए। ये हमारी कद्र नहीं है, ये सब वान टैंग की बदौलत है। उन्होंने इसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। एक तो उसका अभिमान उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था, दूसरे वो इसे छिपा नहीं सकता था। युद्ध का विवरण जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। अगर वो अभी दोनों बड़ों की तारीफें स्वीकार कर लेता तो खबर आने पर वह क्या करता? यदि आप इसके बारे में सोचें तो आप अपने पैर की उंगलियों से 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम खोद सकते हैं। ओह, ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग को सही स्थिति का पता नहीं था। जब उन्होंने जूलोग ये की बातें सुनी तो उन्हें पता चल गया कि अंदर ही अंदर कोई कहानी बाकी है। ये सब सबका धन्यवाद है, मैंने यह अकेले नहीं किया, वान टैंग ने शांति से उत्तर दिया। संत वान टैंग बहुत विनम्र है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को जीतने के बाद से संत वान टैंग की योजना सफल हो गई है, ड्रैगन किंग यू ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। योजना सफल रही, वान टैंग ने सिर हिलाया। ये देखकर जूलोग शूंग की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आवाज लगाकर ड्रैगन किंग यू को युद्ध की स्थिति समझाई। शैतानी दिमागी जाति का शैतानी बेटा, डाक गरुड़ जाति का शरीर। रुको, डाक गरुड़ जाति। ड्रैगन किंग यू चौंक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह थोड़ा हैरान भी हुआ। ड्रैगन किंग यू ने जूलोग ये को देखा और ऐसा लगा जैसे उसे उससे कुछ पता चल गया हो। उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की एक चमक थी। फिर उसने ड्रैगन किंग यू से नजरें मिलाई। वे शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने शैतान पुत्र स्तर की प्रतिभा के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। ये खबर उन्हें हैरान करने के लिए काफी थी, लेकिन उसके बाद आए खबर और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पहले तो वे डाक गरुड़ जाति से अनजान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ सूझा। डाक गरुड़ रेस ये किंवदंतियों में वर्णित भयानक अंधकार में प्रेत था। अध्याय 3849 दो ड्रैगन राजाओं का विस्मय। प्रकाश निष्कासन। सौर ड्रैगन आकाश गश्ती व्यू। शानदार सौर ड्रैगन ग्रह। यहां तक कि उनके जैसे शाश्वत रंगमंच के दिग्गजों ने भी इसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उन्होंने इसके बारे में सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना था। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में गरुड़ वंश का एक शैतान दानव प्रकाश ब्रह्मांड में प्रकट हुआ और उसने ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। इस अंधकार में शक्ति ने ब्रह्मांड को दूषित कर दिया। अतीत में अनेक सनातन अवस्था शासकों ने कार्य किया, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक रहे। शाश्वत अवस्था के शासक शैतानी दानव को हराने में कामयाब नहीं हुए। इसके बजाय उनमें से एक मारा गया और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में प्रकाश ब्रह्मांड के एक देव स्तर के मार्शल योद्धा ने डाक गरुड़ घुसपैठिए को मार डाला, जबकि शैतान देवता ध्यान नहीं दे रहे थे। अन्यथा प्रकाश ब्रह्मांड में अनंत स्तर की उपस्थितियां इस शैतानी दानव के सामने असहाय हो जाएंगी। कौन जानता है कि इससे कितने लोग हताहत होंगे? यह एक आपदा थी, लेकिन अंत में शैतान टाइटन बच गया। ये कहा गया कि वह मरा नहीं था। यह वो युद्ध था जिसने प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं को यह जानने की अनुमति दी कि डार्कलैंड में एक भयानक प्राणी मौजूद था। ऐसा कहा जाता था कि केवल प्राचीन काल में विद्यमान प्राचीन देव जाति ही इस भयावह अंधकार में प्रेत से लड़ सकती थी। दुर्भाग्य से प्राचीन देव जाति अब इस दुनिया में दिखाई नहीं देती थी और इतिहास की लंबी धारा में लुप्त हो गई लगती थी। प्राचीन काल में क्या हुआ था, यह कोई नहीं जानता था। यह भी कहा जाता है कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में लड़ाई के दौरान एक शैतानी देव स्तर के अंधेरे प्रेत ने डाक वेदी का इस्तेमाल करके डाक गरुड़ जाति के प्रक्षेपण को बुलाया था। यह इतना शक्तिशाली था कि कई मानव मार्शल योद्धा इसका विरोध नहीं कर सके।
इस भयानक शक्ति को वास्तव में वान तेंग जैसे स्वर्गीय योद्धा ने मार डाला था। यह अविश्वसनीय था। इस समय जब ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने फिर से वान टैंग को देखा तो उनकी शांत निगाहें आश्चर्य में बदल गईं। हालांकि यह सिर्फ एक शरीर था, असली गरुड़ नहीं, फिर भी शैतानी मन वाले ये प्रेत अजीब थे। शैतानी मन वाले इन प्रेतों की प्रतिभा जितनी ज्यादा होती, वे अपने शरीर की पूरी क्षमता उतनी ही ज्यादा उजागर कर पाते। चूंकि दूसरा पक्ष शैतानी मन जाति का शैतान पुत्र था, इसलिए डाक गरुड़ जाति का शरीर नियंत्रित होने के बाद निश्चित रूप से भयानक शक्तियां छोड़ सकता था। सामान्य डाक प्रेत उससे तुलना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जूलोग ये और बाकियों ने उसे बताया कि डेविल माइंड रेस एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था। वान टैंग अभी स्वर्गलोक में था। फिर भी वान टैंग अभी भी कई अंधेरे प्रेत प्रतिभाओं को जीतने और मारने में सक्षम था, भले ही उनके चरणों में बहुत बड़ा अंतर था। इस युद्ध के परिणाम ने सभी को आश्चर्यचकित क्यों नहीं किया। यद्यपि वे शाश्वत मंचीय शासक थे, फिर भी वे अब अपनी शांति कायम नहीं रख सके। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने ऐसी अद्भुत प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। ब्रह्मांड में कभी प्रसिद्ध प्रतिभाओं के पास भी स्वर्ग में ऐसी उपलब्धियां नहीं थीं। वान टैंग की न केवल द्वितीयक व्यावसायिक प्रतिभा असाधारण थी, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा भी अद्भुत थी। वे वास्तव में असाधारण थे। सौर ड्रैगन जाति के 2 शाश्वत स्टेज ड्यूक चुप हो गए। उन्हें इस आश्चर्यजनक समाचार को पचाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जब युद्ध की खबर फैलेगी तो ये धरती हिला देने वाली होगी। वान टैंग का नाम और भी प्रसिद्ध हो जाएगा और ब्रह्मांड के सभी गुटों में फैल जाएगा। वान टैंग ने सौर ड्रैगन जाति के 2 शाश्वत चरण शासकों को देखा और समझ गया कि जूलोग ये ने शायद उन्हें युद्ध के बारे में बताया होगा। वो थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सौर ड्रैगन ग्रह पर बिना किसी बाधा के नहीं रह पाएगा। परेशानी, जैसी कि उम्मीद थी, उत्कृष्ट लोग अपनी प्रतिभा कहीं भी नहीं छिपा सके। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? झुलोग शूंग ने वान टैंग की कमर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में पूछा। मैं बहुत उत्कृष्ट हूं, मैं हमेशा इस बात से निराश रहा हूं, वान टैंग ने आह भरते हुए कहा। जूलोंग शूंग, अचानक उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। वह जानती थी कि यह आदमी कैसा है। उसे उससे ये सवाल क्यों पूछना पड़ा? क्या वो खुद को असहज नहीं कर रही थी? झुलोग ये अवाक रह गया। उसने इतना बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा था। ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने उनकी बातचीत सुनी और होश में आए। उनके जटिल हाव भाव अजीब हो गए। उन्होंने वान टैंग की ओर देखा और अजीब तरह से खांसने लगे। खांस, संत वान टैंग, मेरे पीछे सौर ड्रैगन ग्रह पर चलो। हमने पहले ही सबको सूचित कर दिया है। बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वान टैंग ने सिर हिलाया। ड्रैगन किंग यू ने कहा, इससे पहले सुरक्षित रहने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। एक परीक्षा? वान टैंग दंग रह गया। हाँ, मैं बस ये देखने आया हूं कि क्या तुम्हारे शरीर में कोई अंधेरी शक्ति बची है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये बस एक नियमित निरीक्षण है। हम युद्ध के मैदान से आए सभी योद्धाओं के साथ समान व्यवहार करते हैं। कृपया हमें माफ कर दो, ड्रैगन किंग यू ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह वान तेन के प्रति बेहद विनम्र थे। अगर दूसरे योद्धा होते तो वे इतने विनम्र नहीं होते, भले ही वे ब्रह्मांड के शिखर पर ही क्यों न हो। स्वर्ग के योद्धा तो और भी कम। कोई बात नहीं, आप मेरा निरीक्षण कर सकते हैं। वान टैंग को ज्ञान हो गया था। उसे कोई दुख नहीं हुआ। एक विशाल युद्ध के सामने सावधानी बरतना ही उचित था। ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग यू ने जब देखा कि वह कितना समझदार है, तो उन्होंने उसकी बहुत कद्र की। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हाल ही में सौर ड्रैगन ग्रह पर ऐसा ही हो रहा था। विभिन्न गुटों द्वारा भेजी गई प्रतिभाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं था। उनमें से कई अनियंत्रित थे और अपनी असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बावजूद सौर ड्रैगन जाति की अवहेलना करते थे। उन्हें नियमित निरीक्षण करने देना अपमानजनक था। कई बार अराजकता को दबाने के लिए शाश्वत चरण के योद्धाओं की आवश्यकता होती थी। अध्याय 3850 दो ड्रैगन राजाओं का विस्मय, प्रकाश निष्कासन, सौर ड्रैगन आकाश गश्ती व्यू, शानदार सौर ड्रैगन ग्रह। वान टैंग की प्रतिभा जबरदस्त थी, लेकिन वह उतना उपद्रवी नहीं था। उन्हें थोड़ा सहज महसूस हुआ। अगर वो ऐसा होता तो भविष्य में उससे बातचीत करना मुश्किल होता। अगले ही पल ड्रैगन किंग यू लॉन्ग ने एक क्रिस्टल निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। क्रिस्टल पर सफेद आकृतियां दिखाई दी और एक पवित्र सफेद रोशनी फैल गई, जिसने समूह में सभी को अपनी चपेट में ले लिया। मुझे लगता है कि इस प्रकाश तत्व क्रिस्टल पर कोई विशेष विधि इस्तेमाल की गई है।
वान टैंग ने जब सफेद क्रिस्टल देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। इस समय कुछ विशेषता बुलबुले क्रिस्टल से गिरकर उसके बगल में तैरने लगे। उन्हें लेने के लिए वान टैंग ने पलकें झपकाईं। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और गुणकारी बुलबुले उठा लिए। अगर वो किसी शाश्वत अवस्था के योद्धा के सामने अपनी आध्यात्मिक गति का प्रयोग करता तो लोग उसे जरूर देखते। हालांकि बाहरी लोगों को पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। जैसी कि उम्मीद थी, ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि वान टैंग इस क्रिस्टल को लेकर बेहद उत्सुक है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, यह एक साधारण प्रकाश तत्व ऊर्जा पत्थर है। हालांकि इस पर कुछ प्रकाश तत्व रून खुदे हुए हैं। इसमें अंधकार की शक्ति को उत्तेजित करने की क्षमता है। एक बार जब आप इसके प्रकाश की चपेट में आ जाएंगे तो ज्यादातर अंधकार में शक्ति उजागर हो जाएगी। वान टैंग ने सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और शांत रहा। उसके मन में भी प्रासंगिक ज्ञानोदय हुआ। ये ज्ञानोदय ड्रैगन किंग यूलॉन्ग के परिचय से कहीं ज्यादा विस्तृत थे। प्रकाश तत्व रून उसके मन में प्रकट हुए और एक विशेष चिन्ह बनाया। अगले ही क्षण वान टेन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रकाश निष्कासन। वान टैंग की आंखों के सामने एक अजीब सा निशान चमका, फिर वह गायब हो गया। उसने मन ही मन उस नाम को दोहराया। यह अजीब था। यह एक प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक थी। इसे रून तकनीक भी माना जा सकता है। प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके निशान बनाने से न केवल अंधेरी शक्ति की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता था, बल्कि अगर इसे बनाने वाला व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली था तो वह अंधेरी शक्ति को सीधे बाहर भी निकाल सकता था। प्रकाश निष्कासन शाश्वत स्तर 1200/5000 नींव। यह एक शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक है। वान टैंग हैरान रह गया। इस युद्ध तकनीक का स्तर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। एक शाश्वत मंच प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक अत्यंत दुर्लभ थी। यह एक साधारण शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक की तुलना में बहुत दुर्लभ थी। अतीत में वान टेन को पंख जाति से एक प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक पवित्र प्रकाश स्वर्गीय पंख संरक्षण प्राप्त हुई थी। ये युद्ध तकनीक पंख जाति का एक गुप्त कौशल था। ये पंख जाति के बीच अत्यंत मूल्यवान थी। फेदर रेस जैसी हल्की तत्व वाली जाति के लिए भी शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें दुर्लभ थीं। इससे पता चलता है कि वे कितनी कीमती थीं। इस पर विचार करें, यदि प्रकाश निष्कासन और पवित्र प्रकाश स्वर्ग पंख संरक्षण एक दूसरे के पूरक होते तो प्रभाव बेहतर होते। एक बलपूर्वक डार्क फोर्स को बाहर निकाल रहा था, जबकि दूसरा उसे शुद्ध और स्वस्थ कर रहा था। भले ही अंधकार में बल पहले ही उसके शरीर की गहराई में प्रवेश कर चुका हो, फिर भी वो इन दो युद्ध तकनीकों का उपयोग करके उससे छुटकारा पाने और उसे शुद्ध करने में सक्षम हो सकता है। वान टैंग की आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश था। उसके पास काली प्रेतों से निपटने के और भी तरीके थे। ड्रैगन राजा यू और अन्य मार्शल योद्धाओं ने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि वान टैंग एक बार देखने के बाद इस क्रिस्टल के रहस्य को समझ लेंगे। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से इस वस्तु को पाने में उन्हें बहुत मेहनत लगी। ये डार्क फोर्स की पहचान करने में सक्षम थी। उन्होंने अतीत में इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उन्हें कैसा लगेगा यदि उन्हें पता चले कि वान टैंग ने रहस्य इतनी आसानी से समझ लिया है? हो गया। ड्रैगन किंग यू ने वान टैंग को वापस वास्तविकता में खींच लिया। उसने सबके शरीर की जांच पूरी कर ली थी और उसे कोई भी अंधेरी शक्ति नहीं मिली। दरअसल वान टैंग को पहले से ही पता था कि नतीजा यही होगा। आखिरकार उसके पास दिव्य प्रकाश शरीर था, इसलिए वो अंधेरी शक्ति की उपस्थिति को भांप सकता था। हालांकि वो इसे जोर से कह नहीं सकता था। सौर ड्रैगन जाति के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों का निरीक्षण करना सामान्य बात थी। चलो चले। ड्रैगन राजा यू और ड्रैगन राजा डिंग आकाश में उड़े और सौर ड्रैगन ग्रह की ओर उड़े। वान टैंग और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया। इस उपग्रह और सौर ड्रैगन ग्रह के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। हालांकि उनके जैसे योद्धाओं के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। लगभग 10 मिनट उड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार दूर सौर ड्रैगन ग्रह को देखा। इस समय सौर ड्रैगन ग्रह एक समूह से घिरा हुआ था। सुरक्षा कड़ी थी। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये किस प्रकार की विशाल सरणी थी। इसमें संपूर्ण आकाशगंगा को कवर किया गया था, जहां सौर ड्रैगन ग्रह था, जिसमें कई जीवन ग्रह, तारे और कई अन्य शामिल थे। अभी जो उपग्रह देखा गया था वो इस आकाशगंगा के बाहर था। ये सौर ड्रैगन आकाशगंगा का नहीं था। सौर ड्रैगन आकाशगंगा को एक विशाल गहरे लाल रंग के समूह ने घेर रखा था, जिससे चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी। सौर ड्रैगनों की आकृतियां धुंधली दिखाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वे समूह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों और आकाशगंगा की रक्षा करते हुए क्रोध से हल्की दहाड़ रहे हों। यह क्या व्यवस्था है? यू किकियाओ, वू यान और अन्य लोग अचंभित रह गए। ये हमारी सौर ड्रैगन जाति का सौर ड्रैगन समूह है, जुलोग शूंग ने गर्व से कहा। सौर ड्रैगन आकाश गश्ती व्यू, वान टैंग मन ही मन बुदबुदाया। दूसरे योद्धाओं पर नजर पड़ते ही उसकी नजरें चमक उठी। उसकी आध्यात्मिक गति व्यूह की ओर बढ़ गई। इस बार वह बेहद सावधान था। उसने खुद को छिपाने के लिए अंतरिक्ष और छाया शक्ति का इस्तेमाल किया, यहां तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल होता। आखिर ये दूसरे पक्ष की सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर वो इसे लापरवाही से देखता तो लोग जरूर दुखी होते।